हर रिश्ता एक भाषा बोलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो शब्दों में हो। कभी वो आंखों में बोलता है, कभी खामोशी में, और कभी किसी छोटी सी शिकायत में छिपा होता है। तुम मुझे कभी सुनते ही नहीं। असल में ये शिकायत नहीं, एक पुकार होती है, सुने जाने की, महसूस किए जाने की, देखे जाने की। क्योंकि जब प्यार गहराता है तो शब्द पीछे रह जाते हैं और भावनाएं सटल संकेतों में बदल जाती है। हर रिश्ते में एक पल ऐसा आता है जब बात छोटी लगती है पर असर गहरा छोड़ जाती है, क्योंकि वो जो बोल रही होती है वो असल में शब्द नहीं, अपनी भावनाएं कह रही होती है। वो चाहती है कि तुम सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि समझो, बिना शब्दों के भी, बिना बचाव के भी। आज की इस कहानी में हम वही सीखेंगे, कैसे हर शिकायत, हर तकरार असल में एक अधूरी भावनात्मक जरूरत की कहानी होती है, और अगर तुमने उसे महसूस करना सीख लिया तो रिश्ता सिर्फ बचता नहीं, बल्कि और गहराई और सुकून पकड़ लेता है। पॉइंट 1, तुम मुझे सुनते ही नहीं। असल में वो क्या चाहती है? कभी गौर किया है जब वो कहती है तुम मुझे सुनते ही नहीं, तो उसकी आवाज में गुस्सा कम और एक हल्की सी थकान ज्यादा होती है, क्योंकि वो उस पल सिर्फ शिकायत नहीं कर रही होती, वो चाह रही होती है कि तुम उसे महसूस करो। असल में तुम मुझे नहीं सुनते का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कान बंद है, बल्कि ये है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। वो चाहती है कि तुम जवाब देने से पहले बस कुछ पल के लिए रुक जाओ, उसकी आंखों में देखो और बिना कुछ बोले ये जताओ कि तुम उसके साथ हो। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के भीतर एक गहरी नीड टू बी अंडरस्टूड होती है, समझे जाने की जरूरत। और जब वो बोलती है और तुम बीच में अपने तर्क देने लगते हो, तो उसके अंदर एक छोटी सी दीवार खड़ी हो जाती है, जिसके उस पार वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है। helpguide.org के अनुसार, लिसनिंग isn't about waiting to reply, it's about making the other person feel seen। मतलब सुनना सिर्फ सुनना नहीं होता, बल्कि एक एहसास देना होता है कि मैं यहां हूं, पूरी तरह तुम्हारे लिए। और ये एहसास शब्दों से नहीं, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से निकलता है। थोड़ा झुककर बैठना, मोबाइल नीचे रखना, उसकी आंखों में ठहरना और बीच बीच में सिर हिलाना, ये सब छोटे संकेत हैं जो उसे बताते हैं कि तुम उसे सच में सुन रहे हो। क्योंकि कभी कभी प्यार का सबसे गहरा रूप बस ध्यान से सुन लेना ही होता है। पॉइंट 2, तुम बदल गए हो। उसके पीछे की असली भावनात्मक जरूरत। कभी रात को उसने अचानक कहा हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। उस वक्त शायद तुम्हें लगा हो कि वो बस ड्रामा कर रही है या पुरानी बातें दोहरा रही है। लेकिन सच्चाई ये है, जब कोई इंसान तुम बदल गए हो कहता है, तो वो अतीत का इल्जाम नहीं लगाता, वो उस पुराने कनेक्शन की तलाश करता है जहां उसे एक सुकून मिला करता था। शुरुआत में तुम उसके लिए एक सेफ स्पेस थे, जहां वो अपनी छोटी बड़ी बातें कह सकती थी, जहां हर बातचीत में एक स्पार्क था, एक क्यूरियोसिटी, एक वार्मथ। पर वक्त के साथ जिंदगी ने बीच में अपनी जगह बना ली। काम, थकान, मोबाइल, डेडलाइंस और वो एहसास जो कभी तुम में था, धीरे धीरे मैं और तुम में बंटने लगा। जब वो कहती है तुम बदल गए हो, तो वो ये नहीं कह रही कि तुम बुरे हो गए, वो ये कह रही है कि उसे वो पहले वाला तुम याद आता है, जो बिना वजह मुस्कुराता था, जो बातें बीच में रोककर उसकी आंखों में देख लेता था, जो उसकी सिली बातों पर हंस देता था। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक जब लोग चेंज की शिकायत करते हैं, तो असल में वो इमोशनल डिस्कनेक्शन की बात कर रहे होते हैं। मतलब वो तुम्हारे व्यवहार नहीं, तुम्हारे ध्यान में कमी महसूस कर रही होती है। अगर तुम गौर करो तो ये शिकायत किसी लड़ाई से ज्यादा एक लॉन्गिंग होती है। क्या तुम्हें अब भी वैसे ही फर्क पड़ता है जैसे पहले पड़ता था? इसका हल बहस में नहीं, बल्कि छोटे छोटे जेस्चर्स में छिपा है। एक अचानक भेजा गया मिस यू मैसेज, एक शाम बिना वजह साथ चलना, या बस इतना कहना आज बस तुम्हें सुनना चाहता हूं।
रिसर्च कहती है जो कपल्स अपने रिश्ते की पहली एनर्जी छोटे एक्ट से वापस लाते हैं, जैसे स्पॉन्टेनियस टच, शेयर्ड लाफ्टर या लाइट टीजिंग, उनके रिश्तों में दोबारा वार्मथ लौट आती है। तो अगली बार अगर वो कहे तुम बदल गए हो, तो उसे साबित मत करो कि तुम वही हो। बस एक पल के लिए वही बन जाओ, वो इंसान जिसने कभी उसे सबसे ज्यादा समझा था। क्योंकि सच्चाई ये है, लोग रिश्ते नहीं छोड़ते, वो एहसास छोड़ते हैं जो किसी वक्त उन्हें जीवित महसूस कराता था। पॉइंट 3, सुनने की कला। कैसे सुने बिना बचाव किए, हाउ टू लिसन विदाउट डिफेंडिंग। रिश्तों में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि सुनना मतलब चुप रहना, पर असली सुनना वो है जहां ईगो नहीं, एम्पैथी बोलती है। जब वो गुस्से में कहती है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तो हमारा पहला रिफ्लेक्स होता है बचाव। अरे ऐसा तो नहीं है, तुम्हें ही गलतफहमी है। लेकिन यही वो पल होता है जहां रिश्ते का तापमान तय होता है। क्या तुम सुनने जा रहे हो या लड़ने? साइकोलॉजी टुडे के अनुसार डिफेंसिव बिहेवियर रिश्तों में इमोशनल डिस्कनेक्ट की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और सामने वाला उन्हें तुरंत ठीक या साबित करने लगता है, तो वो महसूस करता है कि उसकी भावनाएं इनवैलिड कर दी गई है। सुनने का मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि ये कि तुम समझने के लिए तैयार हो। जब तुम बिना रिएक्शन दिए बस शांत होकर उसकी बात सुनते हो, तो उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। वो सबकॉन्शियसली महसूस करती है मैं सेफ हूं, मैं सुनी जा रही हूं। एक्टिव लिसनिंग के 3 हिस्से होते हैं। 1 साइलेंस, खामोशी, उसे बोलने दो, बीच में मत काटो। 2 प्रेजेंस, मौजूदगी, सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो कि वो कैसा महसूस कर रही है। 3 वैलिडेशन, स्वीकृति, कहो मैं समझता हूं, ये बात तुम्हें बुरी लगी होगी। ये 3 शब्द मैं समझता हूं किसी भी तर्क से ज्यादा सूदिंग होते हैं, क्योंकि सामने वाले को यकीन हो जाता है कि वो अकेला नहीं है। रिसर्च कहती है कि जब कपल्स एक दूसरे की भावनाओं को वैलिडेट करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स घटते हैं और इंटीमेसी बढ़ती है। मतलब सुनना ही थेरेपी बन जाता है। तो अगली बार जब वो कहें तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं, तो उसे समझाने मत लगो। बस एक पल के लिए उसका हाथ पकड़ो और कहो शायद मैंने सही से नहीं सुना, अब सुन रहा हूं। क्योंकि हर रिश्ता वही से हील होना शुरू होता है जहां कोई एक व्यक्ति सही होना छोड़कर सुनना शुरू कर देता है। पॉइंट 4, बॉडी लैंग्वेज और सुनने का संकेत। जब शब्द नहीं, जेस्चर्स बोलते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो सुन ही रहा हूं, लेकिन सामने वाले को लगता है वो तो कहीं और खोया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिश्तों में सुनना कानों से नहीं, आंखों और शरीर से होता है। helpguide.org के अनुसार हमारी कम्युनिकेशन का लगभग 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। मतलब हम जो कहते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि कैसे कहते हैं। जब तुम उसकी बात सुनते हुए फोन देख रहे हो या चेहरा दूसरी ओर घुमा लेते हो, तो तुम्हारे शब्द भले मीठे हों, पर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही होती है मुझे दिलचस्पी नहीं। असल सुनना तब होता है जब तुम्हारा शरीर भी साथ दे। थोड़ा आगे झुको, आंखों में नजर टिकाओ, सिर हिलाओ या हल्की सी मुस्कान दो। ये छोटे जेस्चर्स उस तक एक बड़ा संदेश पहुंचाते हैं, मैं यहां हूं तुम्हारे लिए पूरी तरह। जब वो किसी दर्द की बात कर रही हो, तो बस उसकी आंखों में ठहर जाओ, क्योंकि वही ठहराव उसे महसूस कराएगा कि उसका दर्द अकेला नहीं है। रिसर्च बताती है कि जो जोड़े एक दूसरे के नॉन वर्बल क्यूज को पहचान लेते हैं, उनके रिश्ते में ट्रस्ट और इमोशनल कंफर्ट कई गुना बढ़ जाता है। कभी तुम्हारी चुप्पी भी शब्द बन सकती है, बस अगर उसमें प्रेजेंस हो। क्योंकि रिश्तों में अक्सर हीलिंग किसी जवाब से नहीं, एक नजर से शुरू होती है। तो जब अगली बार वो कुछ कहे, तो ध्यान दो सिर्फ उसकी बातों पर नहीं, उसकी आंखों में क्या है, उसके हाथों की बेचैनी में क्या छिपा है।
उसके टोन की थकान में क्या कहानी है। वहीं से तुम्हें वो एहसास मिलेगा जो शब्द नहीं दे सकते, क्योंकि प्यार बोलता नहीं, वो दिखता है, महसूस होता है और पढ़ा जाता है उन संकेतों में जो खामोश है पर सच्चे हैं। पॉइंट 5, आगे झुकना। लीनिंग इन। जब वो करीब आने का बहाना ढूंढे, कई बार वो कुछ नहीं कहती, बस जरा सा आगे झुक जाती है, थोड़ी नजदीक आ जाती है, या बात करते करते तुम्हारे बहुत पास रुक जाती है और तुम सोचते हो ये इत्तेफाक है या इशारा। असल में ये वही लम्हा होता है जहां शब्द खत्म और संकेत शुरू होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो उसका शरीर उस ओर स्वाभाविक रूप से लीन करता है। वो सबकॉन्शियसली अपनी प्रेजेंस तुम्हारे करीब लाना चाहती है, क्योंकि वहां उसे कंफर्ट और कनेक्शन दोनों महसूस होते हैं। अगर ध्यान दो तो ये इशारा सटल होता है। वो बात करते वक्त झुककर बोलती है, उसकी आंखों में ठहराव आता है, आवाज थोड़ा धीमी पड़ जाती है और जेस्चर्स ज्यादा जेंटल हो जाते हैं। ये सब शब्द नहीं, भावनाओं की भाषा होती है। लेकिन समझने वाली बात यह है, ये परमिशन नहीं बल्कि परसेप्शन है। मतलब ये संकेत ये नहीं कह रहे कि वो तुम्हें चाहती ही है, बल्कि ये बताते हैं कि वो तुम्हारी मौजूदगी में कुछ महसूस कर रही है। वो जो झुक रही है वो क्यूरियोसिटी से झुक रही है, ये देखने के लिए कि क्या तुम उसकी एनर्जी समझ पाते हो। अगर तुम उस पल में भी बेचैन या जरूरतमंद दिखोगे तो वो संकेत पीछे हट जाएगा। पर अगर तुम शांत, अवेयर और रिस्पेक्टफुल रहोगे तो वही पल इंटिमेसी में बदल सकता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी जोर के। रिसर्च बताती है कि अट्रैक्शन के पलों में माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज किसी भी बातचीत से ज्यादा ईमानदार होते हैं। वो झुकना, वो ठहरना, वो मुस्कान, सब कुछ उस इनर केमिस्ट्री का हिस्सा है जो कनेक्शन को जगाती है। तो जब वो करीब आने का बहाना ढूंढे तो उस इशारे को मोमेंट की तरह लो, चांस की तरह नहीं, क्योंकि वो पल जितना नाजुक है उतना ही सच्चा भी। और अगर तुमने उस पल में प्रेजेंस रख ली तो बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि असली नजदीकियां शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा की समझ से शुरू होती है। पॉइंट 6, शिकायत के पीछे का इमोशनल पैटर्न, द इमोशनल नीड साइकिल। हर शिकायत के पीछे एक अधूरी भावनात्मक जरूरत छिपी होती है, और यही वो जगह है जहां रिश्ते या तो टूटते हैं या और गहराई पकड़ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक विलार्ड हार्ले लिखते हैं, हर इंसान की कुछ बुनियादी इमोशनल नीड होती है, जैसे स्नेह, ध्यान, सम्मान, सुरक्षा और जुड़ाव। जब ये जरूरतें पूरी होती है तो रिश्ता फलता है, पर जब ये अनदेखी रह जाती है तो वो जरूरतें शिकायतों के रूप में बाहर आने लगती है। तुम मुझे सुनते नहीं, मतलब मैं कनेक्ट महसूस नहीं कर रही। तुम बदल गए हो, मतलब मुझे वो वार्मथ नहीं मिल रही जो पहले थी। तुम्हें परवाह नहीं रही, मतलब मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूं। ये सब बातें सतह पर झगड़े लगती है, पर असल में ये है दिल की पुकारें। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे वैसे सुने जैसे वो भीतर से महसूस करता है, बिना तोड़े, बिना सुधार किए, बस समझे। साइकोलॉजी टुडे के एक अध्ययन के अनुसार जब हम किसी की इमोशनल नीड को वैलिडेट करते हैं तो दिमाग का अम्यगदला शांत हो जाता है और बहस की जगह संवाद शुरू हो जाता है। मतलब एम्पैथी से रिश्ते में सेफ्टी लौट आती है। तो जब अगली बार शिकायत उठे तो शब्द नहीं, भावना सुनो। हर वाक्य के पीछे एक अनसेड मैसेज होता है, और अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो बहुत सी बहसें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। क्योंकि सच्चाई ये है, लोग झगड़ों से नहीं थकते, वे अनसुने रह जाने से थक जाते हैं। और अगर तुमने सुनना सीख लिया तो हर शिकायत रिश्ता तोड़ने की नहीं, उसे बचाने की कोशिश बन जाती है। पॉइंट 7, इमोशनल मिरर्स। जब उसका मूड तुम्हारे रिएक्शन से तय होता है। रिश्तों में एक अनकहा नियम चलता है, वो जैसा महसूस करती है वो अक्सर इस बात पर निर्भर करता है
कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, क्योंकि भावनाएं एक दूसरे में प्रतिबिंबित होती है, जैसे दो आईने आमने सामने रखे हों। जब वो कुछ कहती है और तुम तुरंत झुंझला जाते हो, तो उसके भीतर की असुरक्षा और गहरी हो जाती है। पर अगर तुम वही बात शांति से सुनते हो, तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये है इमोशनल मिररिंग, जहां तुम्हारा टोन, पोस्चर और एनर्जी सीधे उसके मूड को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक इसे कोरेगुलेशन कहते हैं, मतलब दो नर्वस सिस्टम्स का एक दूसरे से संवाद। जब एक पार्टनर काम रहता है, तो दूसरा सबकॉन्शियसली उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए अगर तुम बहस के वक्त खुद को ग्राउंडेड रख लेते हो, तो वो भी धीरे धीरे शांत होने लगती है, बिना तुमसे कहे हुए। सोचो जरा, वो तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से तुम्हारा मन पढ़ लेती है। अगर तुम्हारा चेहरा बंद, डिफेंसिव या थका हुआ है, तो उसके लिए तुम दीवार बन जाते हो। पर अगर तुम्हारा चेहरा खुला है, आंखों में सॉफ्टनेस है, तो वो अपने गुस्से में भी खुद को सेफ महसूस करती है। रिसर्च कहती है कि जो जोड़े मिररिंग को कॉन्शियसली समझते हैं, उनके बीच ट्रस्ट और कम्युनिकेशन गहराई पकड़ता है, क्योंकि हर प्रतिक्रिया या तो दीवार बनाती है या पुल। तो जब अगली बार वो किसी बात पर भावनात्मक हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस वक्त उसकी आग को हवा दे रहा हूं या उसके तूफान में शांति बन रहा हूं? क्योंकि कई बार प्यार लाउड जवाबों से नहीं, बल्कि उस एक स्टेडी एनर्जी से महसूस होता है, जो कहती है, मैं यहां हूं और मैं तुम्हें समझ रहा हूं। और यही वो पल होता है जहां रिश्ते में ईगो हारता है और कनेक्शन जीत जाता है। पॉइंट 8, तुम हमेशा और तुम कभी से शुरू होने वाले वाक्य क्यों खतरनाक होते हैं? दी गॉटमैन ट्रिगर इफेक्ट। रिश्तों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिना हथियार के भी घाव छोड़ जाते हैं, जैसे तुम हमेशा ऐसे ही करते हो या तुम कभी मेरी बात समझते ही नहीं। सुनने में ये मामूली लगते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है यही वो शब्द है जो बातचीत को कनेक्शन से कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मोड़ देते हैं। डॉक्टर जॉन गॉटमैन, जो रिलेशनशिप साइकोलॉजी के सबसे बड़े नामों में से एक है, उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि यू ऑलवेज और यू नेवर जैसे वाक्य संवाद की सबसे विनाशकारी शुरुआतें होती है, क्योंकि ये वाक्य सामने वाले को गिल्टी बना देते हैं और उसके भीतर डिफेंसिव मोड चालू हो जाता है। जब किसी को लगे कि उसे गलत साबित किया जा रहा है, तो उसका दिमाग समझना बंद कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। यहीं से प्यार के बीच ईगो खड़ा हो जाता है। अब सोचो, अगर वही बात तुम थोड़ा अलग ढंग से कहो, जैसे तुम कभी सुनते नहीं हो की जगह जब मैं बोलती हूं और तुम मोबाइल में देखते रहते हो, तो मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तो फर्क देखो, पहले वाक्य में इल्जाम है, दूसरे में भावना। गॉटमैन इसे कहते हैं द सॉफ्ट स्टार्टअप, यानी बात को ऐसे शुरू करना कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे, ना कि तुम्हारे शब्दों से आहत हो। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार सॉफ्ट कम्युनिकेशन शुरुआत में ही टकराव की तीव्रता घटा देती है, क्योंकि जब तुम मैं महसूस करता हूं से शुरू करते हो, तो सामने वाला अटैक नहीं, ऑनेस्टी महसूस करता है। तो अगली बार जब मन हो कहने का, तुम हमेशा लेट आते हो। थोड़ा रुकना, कहना, जब तुम देर करते हो मुझे अकेलापन महसूस होता है। ये फर्क छोटा है पर असर गहरा, क्योंकि जहां शिकायत ईगो से निकलती है, वही भावना समझ से निकलती है। रिश्ते वहां नहीं टूटते जहां लोग बहस करते हैं, वो वहां टूटते हैं जहां लोग सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि शब्द ताने बन जाते हैं और इरादे गलत समझे जाते हैं। सीख यही है, हर बार जब बात शुरू करनी हो, तो शब्द नहीं, एनर्जी चुनो, क्योंकि सही एनर्जी से कही गई बात गलत शब्दों में भी असर छोड़ जाती है। पॉइंट 9, हंसी और हल्कापन। जब ह्यूमर रिश्ते का टेंशन तोड़ देता है, रिश्ते हमेशा गंभीर बातों से नहीं चलते, कई बार वो बचते हैं एक हल्की सी मुस्कान से, क्योंकि हंसी वो चाबी है जो ताले भी खोलती है और दिल भी,
जब माहौल भारी हो, जब वो नाराज हो और हवा में शब्दों की तलवारें चल रही हों। अगर उस पल तुम थोड़ी हंसी ले आओ, थोड़ा हल्कापन डाल दो, तो वही पल जो टूट सकता था अब जुड़ने का बहाना बन जाता है। साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमर कहती है, जब हम हंसते हैं हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो बॉन्डिंग और ट्रस्ट को मजबूत करता है। मतलब एक सही समय की मुस्कान कई बहसों से ज्यादा असरदार हो सकती है। लेकिन याद रखना, ह्यूमर का मतलब मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि माहौल को हल्का करना है। अगर वो बोल रही है, तुम्हें तो मेरी बातों से फर्क ही नहीं पड़ता, तो तुम मुस्कुराकर कहो, फर्क पड़ता है, बस एक्सप्रेशन लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये लाइन हंसी लाएगी, ईगो नहीं। रिसर्च कहती है, जो जोड़े लड़ाई के बीच भी एक दूसरे को हंसा लेते हैं, उनके रिश्ते में इमोशनल रेजिलियंस बहुत मजबूत होती है। क्योंकि ह्यूमर दिमाग को बताता है, हम एक टीम है, दुश्मन नहीं। हंसी वो जगह है जहां दर्द भी थोड़ी देर के लिए सांस ले लेता है। वो दिखाती है कि तुम्हारे अंदर अब भी वार्मथ बाकी है, अब भी खुशी की जगह है। तो अगली बार अगर बहस बढ़ जाए, थोड़ा मुस्कुरा देना, एक छोटा मजाक कर देना, या अपनी गलती को हंसी में स्वीकार लेना। क्योंकि बहुत बार प्यार माफी से नहीं, बल्कि एक साझा हंसी से लौट आता है। क्योंकि रिश्ते तब खूबसूरत लगते हैं जब दो लोग सिर्फ एक दूसरे को समझते नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हंस भी सकते हैं। पॉइंट 10, माफी और वल्नरेबिलिटी। जब मुझे अफसोस है, रिश्ता दोबारा जिंदा करता है। कभी सोचा है, सॉरी कहना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि सॉरी सिर्फ एक शब्द नहीं, वो ईगो का झुकना और दिल का खुलना होता है। अक्सर हम लड़ाई के बाद सोचते हैं, क्यों मैं ही हमेशा माफी मांगू? पर सच्चाई यह है कि माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की ताकत है। साइकोलॉजी कहती है, जब कोई सच्ची माफी मांगता है तो उसका टोन और बॉडी लैंग्वेज दिमाग में सेफ्टी का सिग्नल भेजता है। मतलब सामने वाला सबकॉन्शियसली महसूस करता है, अब मैं सुरक्षित हूं, अब ये व्यक्ति मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ है। माफी का असर तब होता है जब उसमें वल्नरेबिलिटी हो, जब तुम बस शब्द नहीं, अपनी सच्चाई भी रखो। जैसे कहना, मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया और मुझे सच में अफसोस है। इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ सच्चाई है। एक स्टडी बताती है कि जो जोड़े रिपेयर अटेम्प्ट्स जल्दी करते हैं, यानी बहस के बाद जल्दी से फिर से जुड़ने की कोशिश, उनका रिश्ता ज्यादा लंबा चलता है। मतलब जितनी जल्दी मैं सही हूं को छोड़कर मुझे तुम्हारा दुख समझ आ रहा है कहा जाता है, उतनी जल्दी हीलिंग शुरू हो जाती है। और यही वल्नरेबिलिटी की असली शक्ति है, जब तुम अपने आप को बिना गार्ड दिखाते हो। क्योंकि इंसान किसी परफेक्ट व्यक्ति से नहीं जुड़ता, वो जुड़ता है उस इंसान से जिसमें सच्चाई और सॉफ्टनेस दोनों हो। तो अगली बार अगर तुम्हारी गलती हो तो वक्त मत देखो, चुपचाप एक लाइन कह देना, मुझे पता है मैं गलत था, पर मैं तुम्हारे लिए अब भी यहां हूं। क्योंकि सच्चे रिश्ते माफी से नहीं, माफ करने की हिम्मत से जिंदा रहते हैं। और जब दो लोग ईगो छोड़कर वल्नरेबिलिटी चुन लेते हैं, तो रिश्ता फिर से सांस लेने लगता है। पॉइंट 11, क्वालिटी टाइम। जब साथ रहना ही सबसे बड़ी लव लैंग्वेज बन जाता है। कई बार वो कुछ नहीं मांगती, ना तोहफे ना वादे, बस थोड़ा वक्त। क्योंकि उसके लिए तुम्हारा समय ही तुम्हारा प्यार है। आज की तेज जिंदगी में जहां हर चीज नोटिफिकेशन से पहले आती है, लोग एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे के पास नहीं होते। वो बैठी होती है, तुम मोबाइल में खोए रहते हो। वो कुछ कहना चाहती है और तुम कहते हो, हाँ हाँ सुन रहा हूं। लेकिन उस हाँ के पीछे ध्यान नहीं, दूरी होती है। गैरी चैपमैन की किताब दी 5 लव लैंग्वेजेस के अनुसार हर इंसान की एक प्रमुख भाषा होती है, और बहुतों के लिए वो है क्वालिटी टाइम। मतलब वो तभी प्यार महसूस करती है जब तुम पूरे ध्यान से उसके साथ मौजूद हो।
बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना जल्दी के। रिसर्च बताती है कि जो कपल्स दिन में सिर्फ 15 मिनट भी अनडिवाइडेड अटेंशन एक दूसरे को देते हैं, उनके रिश्तों में स्ट्रेस लेवल 40% तक घट जाता है। मतलब सुनना और साथ रहना थेरेपी से भी ज्यादा असर करता है। क्वालिटी टाइम कोई बड़ा इवेंट नहीं होता, वो पल है जब तुम जेन्युइनली प्रेजेंट होते हो। एक छोटी वॉक, एक साथ चाय, एक बेवकूफी भरा मजाक, या बस बिना शब्दों के साथ बैठ जाना। ये सब चीजें उस इमोशनल वैक्यूम को भरती है जो अक्सर तुम बदल गए हो जैसी शिकायतों में झलकता है। कभी कभी वो बस ये देखना चाहती है कि तुम अब भी उसकी दुनिया में रुके हुए हो, भले पल भर के लिए ही सही, क्योंकि सच्चा प्यार अटेंशन से नहीं, प्रेजेंस से दिखता है। तो जब अगली बार वो कहे तुम्हारे पास अब वक्त ही नहीं, तो उसे समझाने मत लगो, बस बिना बोले पास बैठ जाओ। शायद वही 5 मिनट वो सब कह दे जो 1000 शब्द भी नहीं कह पाए, क्योंकि रिश्ते लंबे मैसेजेस से नहीं, छोटे मोमेंट से बनते हैं, जहां दो लोग थोड़ी देर के लिए ही सही दुनिया को पॉज कर देते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं पूरी तरह से। पॉइंट 12, इमोशनल मैच्योरिटी। जब समझना बहस करने से ज्यादा असरदार होता है। हर रिश्ते में एक पल ऐसा आता है जब तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो सही साबित हो जाना या रिश्ता बचा लेना। और यहीं से शुरू होती है इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है रिएक्शन से पहले रुकना, समझने से पहले सुनना और जवाब देने से पहले सोचना। क्योंकि हर बहस में जीतने वाला कोई नहीं होता, बस एक कनेक्शन हार जाता है। कभी गौर किया है, जब वो नाराज होकर कहती है तुम समझते ही नहीं, तो वो दरअसल तुम्हारी समझ नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता ढूंढ रही होती है। उसे तुम्हारा लॉजिक नहीं चाहिए, उसे चाहिए तुम्हारा प्रेजेंस। वो चाहती है कि तुम उसकी बात का मीनिंग नहीं, उसकी फीलिंग समझो। साइकोलॉजी टुडे लिखता है इमोशनली मैच्योर व्यक्ति वो नहीं जो कभी गुस्सा न करे, बल्कि वो है जो गुस्से के बावजूद प्यार से बात करना जानता है। मतलब मैच्योरिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, अवेयर होना है। कभी कभी उसका गुस्सा उसकी थकान बनकर निकलता है, कभी उसकी शिकायत बस एक अटेंशन की पुकार होती है। और अगर तुम उस पल में शांत रहकर सुन लेते हो, तो तुम्हारा साइलेंस ही हीलिंग बन जाता है। इमोशनल मैच्योरिटी ये भी सिखाती है कि हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक हल्की या एक नजर पूरे झगड़े को खत्म कर देती है, क्योंकि वहां अब बहस नहीं, समझ मौजूद होती है। रिसर्च कहती है कि जो जोड़े अपनी भावनाओं को नेमिंग और मैनेजिंग दोनों सीख लेते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा स्थिर रहते हैं, क्योंकि वो लड़ाई को बैटल नहीं, एक कॉन्वर्सेशन मानते हैं। तो जब अगली बार वो कहे तुम बदल गए हो, तो खुद को बचाने की बजाय बस इतना कहो, शायद मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा था, पर अब सच में समझना चाहता हूं। यही एक लाइन कई हफ्तों की खामोशी को खत्म कर सकती है। क्योंकि रिश्तों में मैच्योरिटी तब आती है जब हम ईगो छोड़कर अवेयरनेस चुनते हैं, और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो प्यार फिर से सुरक्षित महसूस होने लगता है। पॉइंट 13, सेल्फ अवेयरनेस। जब खुद को समझना दूसरे को समझने की शुरुआत बनता है। किसी और को सच में समझने से पहले जरूरी है कि तुम खुद को समझो, क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर क्लैरिटी नहीं है तो दूसरे की हर बात तुम्हें पर्सनल लगेगी, हर टोन तुम्हें ताना लगेगा, और हर शिकायत हमला। रिश्तों में आधी गलतफहमियां इसलिए नहीं होती कि दूसरा कुछ गलत कहता है, बल्कि इसलिए कि हम उसे अपने असुरक्षा भरे लेन से सुनते हैं। कभी वो कहती है तुम बदल गए हो, और तुम तुरंत सोच लेते हो वो मुझे गलत समझ रही है, पर शायद वो सिर्फ ये कह रही है मुझे अब वो कनेक्शन नहीं महसूस हो रहा। पर अगर तुम्हारे भीतर असुरक्षा भरी है तो तुम हर बार बचाव में चले जाओगे। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है ये समझना कि कौन सी बात तुम्हें ट्रिगर करती है और क्यों।
जब तुम अपने ट्रिगर्स पहचान लेते हो तो रिश्ते में कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। अब तुम रिएक्शन से नहीं, चॉइस से जवाब देते हो। साइकोलॉजी कहती है सेल्फ अवेयर लोग अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें डिफाइन नहीं करते। मतलब मैं गुस्से में हूं कहना मैं गुस्सैल हूं कहने से बहुत अलग है। पहला तुम्हें जिम्मेदार बनाता है, दूसरा तुम्हें कैदी। जब तुम खुद को समझते हो तो तुम्हें दूसरों की खामोशियां भी पढ़नी आती है। फिर तुम मुझे सुनते नहीं जैसी बातें अब तुम्हारे लिए हमला नहीं, एक इनविटेशन टू कनेक्ट बन जाती है। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें सिखाती है कि हर बातचीत में सिर्फ एक सवाल जरूरी है, क्या मैं समझने आया हूं या बस जवाब देने। और जब तुम समझने लगते हो तो रिश्ता धीरे धीरे हील होने लगता है, क्योंकि समझना किसी को जीतने से ज्यादा गहरा एक्ट है। वो बताता है कि तुम वहां सिर्फ सुनने नहीं, सीखने आए हो। तो अपने भीतर झांको, अपने पैटर्न पहचानो और खुद से ईमानदार रहो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं सुनते तो किसी और को भी सच में नहीं सुन पाओगे। और जब तुम अपनी खामोशियों को समझ लेते हो, दूसरे की खामोशियां तुम्हारे लिए रहस्य नहीं, रिश्ता जोड़ने का पुल बन जाती है। पॉइंट 14, एक्शनेबल अवेयरनेस। शिकायतों को हीलिंग में बदलने के व्यावहारिक कदम। हर रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि अवेयरनेस के अभ्यास पर टिका होता है, क्योंकि सुनना, समझना और बदलना, ये तीनों बातें तभी मुमकिन है जब तुम सचेत रहो कि अगली बार वही गलती दोहरानी नहीं। यहां कुछ छोटे लेकिन बेहद असरदार कदम हैं जो हर शिकायत को हीलिंग में बदल सकते हैं। 1, पहले सुनो, फिर सोचो, फिर बोलो। जब वो बात कर रही हो, बीच में मत काटो, हर शब्द पूरा होने दो, थोड़ा पॉज दो, क्योंकि पॉज में ही इंटेंशन सुनाई देती है। एक सिंपल हूं या मैं समझ रहा हूं बहुत बार झगड़े से ज्यादा काम करता है। 2, तुम की जगह मैं बोलो। कभी तुम हमेशा मत कहो, कहो मैं महसूस करता हूं या मुझे लगता है। इससे टोन बदल जाती है और बातचीत ब्लेम से निकलकर अंडरस्टैंडिंग में चली जाती है। 3, सिर्फ सुनो नहीं, दिखाओ भी कि सुन रहे हो। आंखों में नजर डालो, सिर हिलाओ, थोड़ा आगे झुको, डिस्ट्रैक्शंस दूर रखो। वो सटल जेस्चर्स बताते हैं कि तुम पूरी तरह वहां हो। 4, बात खत्म होने पर समाधान मत दो, कनेक्शन दो। बहुत बार उसे कोई सल्यूशन नहीं चाहिए होता, सिर्फ एहसास चाहिए होता है कि तुम समझ रहे हो। कहो, यह सुनकर मुझे भी बुरा लगा, या मैं चाहता हूं कि हम इसे मिलकर ठीक करें। 5, हर झगड़े के बाद 2 मिनट का रिकनेक्शन रिचुअल रखो। बहस के बाद चुप्पी को लंबा मत खींचो। एक छोटी वॉक, एक हल्का हग, या बस चलो चाय पीते हैं। ये जेस्चर्स बताते हैं कि रिश्ता अब भी पहले जैसा है। 6, रोजाना 10 मिनट का नो फोन टाइम साथ बिताओ, बिना स्क्रीन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी में रहो। ये 10 मिनट तुम्हारे रिश्ते की बैटरी रिचार्ज कर देंगे। 7, हर शिकायत को एक मैसेज की तरह देखो, इंसल्ट की तरह नहीं। हर बार जब वो कुछ कहे, खुद से पूछो, वो मुझसे क्या चाह रही है। अक्सर जवाब होगा अटेंशन, वैलिडेशन या रीअश्योरेंस। रिश्ते मैकेनिकल नहीं होते, वो एक लिविंग एनर्जी है, और ये एनर्जी तब पनपती है जब हम उसे हर दिन थोड़ा ध्यान, थोड़ा समय और थोड़ी सच्चाई देते हैं। क्योंकि अंत में हर कंप्लेंट एक ही बात कहना चाहती है, मुझे महसूस करवाओ कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूं। और अगर तुम वो महसूस करवा पाए तो रिश्ते की हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। पॉइंट 15, हर शिकायत दरअसल प्यार की आखिरी कोशिश होती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, इशारों से चलता है, और हर शिकायत एक आखिरी कोशिश होती है तुम तक पहुंचने की। जब वो कहती है तुम बदल गए हो, वो तुम्हें खोना नहीं चाहती, वो बस जानना चाहती है कि तुम अब भी वही हो, वो इंसान जो पहले उसे सुनता था।
जो बिना बोले भी समझ जाता था। रिश्ते टूटते नहीं, वो धीरे धीरे अनसुने हो जाते हैं। शुरुआत में बस छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। तुम सुनते नहीं, तुम पहले जैसे नहीं रहे, और फिर उन बातों की जगह खामोशी ले लेती है। पर अगर तुम उस खामोशी को सुन लो तो रिश्ता फिर से सांस ले सकता है। साइकोलॉजी कहती है हर शिकायत एक बिड फॉर कनेक्शन होती है। मतलब वो गुस्से में नहीं बोल रही, वो बस चाहती है कि तुम दोबारा उसके दिल की तरफ देखो। तो अगली बार जब वो नाराज हो तो खुद को बचाने की बजाय थोड़ा पास जाओ, उसकी आंखों में देखो और चुपचाप कह दो, मैं यहां हूं। क्योंकि हर रिश्ता शब्दों से नहीं, मौजूदगी से जुड़ता है, और जब मौजूदगी सच्ची होती है तो शिकायतें भी दुआ बन जाती है। याद रखो, प्यार तब नहीं मरता जब लोग लड़ते हैं, प्यार तब मरता है जब कोई सुनना छोड़ देता है। इसलिए सुनो, बिना जल्दबाजी के, बिना बचाव के, क्योंकि कभी कभी किसी की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ यही होती है, किसी का सच्चे दिल से सुना जाना। और वहीं से हर टूटा हुआ रिश्ता फिर से जीवित होने लगता है। अगर ये बात तुम्हें थोड़ी सी भी छू गई हो तो इस सफर का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब करो निर्भय मार्ग को, जहां हम रिश्तों की मनोविज्ञान को सिर्फ समझते नहीं, महसूस करते हैं। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया सच और एक नया दृष्टिकोण, जो तुम्हारे दिल को थोड़ा शांत और सोच को थोड़ा गहरा बना देगा। दिस इज निर्भय मार्ग, जहां रिश्तों को दिशा नहीं, गहराई दी जाती है।